कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो सेशन पिछले कक्षा से हट करके है, बहुत हट करके है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं अगर करंट के मुद्दे इसमें शामिल हो तो आइए हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इसको लाया गया था, इसका विस्तार कहाँ तक है, फिर इसमें क्या कुछ अनुसूचियाँ हैं, उस अनुसूची को स्पष्ट करते हुए कुछ इसमें संशोधन हुए हैं, उस संशोधन को समझेंगे। फिर हम एक महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करेंगे। जो हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट था, आखिर जिम कॉर्बेट कौन थे, जिम कॉर्बेट से पहले उसका नाम क्या था और वर्तमान में नाम क्या है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, तो आइए समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसको लाने के पीछे उद्देश्य यह था कि वन्य जंतुओं, पादपों और पक्षियों का संरक्षण किया जा सके। इसका जो विस्तार है लगभग पूरे भारत में है। कुछ जम्मू कश्मीर के एरिया हैं उसको छोड़ दे तो कुछ ही एरिया जम्मू कश्मीर के, पूरे जम्मू कश्मीर को नहीं, थोड़े से एरिया को छोड़ देंगे तो पूरे विस्तार, इसका पूरे विस्तार भारत में हो जाता है। तो विस्तार जो है पूरे भारत में हो जाता है। अनुसूची की बात करें तो इसमें 6 अनुसूची है। फर्स्ट अनुसूची में क्रिटिकल इंडेंजर्ड या विलुप्त प्रजातियों को रखा गया है जिनका शिकार और व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध है। व्यापार पर क्या है, पूर्णतः प्रतिबंध है। ठीक, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड वर्ड आ रहा होगा आप लोगों के सामने। ये IUCN निर्धारित करता है कि कौन इंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन एक्सटिंक्ट प्रजाति है, कौन वल्नरेबल प्रजाति है। ये IUCN अपने रेड डेटा बुक में उल्लेखित करता है। जब मैं IUCN पढ़ाऊंगा कभी तो आप लोगों को बता दूंगा वहाँ पे। सेकेंड में है संवेदनशील प्रजातियाँ। थर्ड और फोर्थ में अन्य प्रजातियाँ हैं जिनको विशेष संरक्षण प्राप्त है, और ये विशेष संरक्षण किस माध्यम से दिया जाएगा इन प्रजातियों को, तो नेशनल पार्क के माध्यम से दिया जाएगा या वन्य जीव अभयारण्य के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक, फिफ्थ में वर्मिंग स्पीसीज है। अब ये वर्मिंग स्पीसीज क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, जिस प्रजाति से मानव, फसल या प्रॉपर्टी को खतरा हो उसको हम वर्मिंग स्पीसीज कहते हैं। ठीक, सिक्स्थ में है प्लांट, ट्रीज और क्रॉप्स। ये प्लांट, ट्रीज और क्रॉप्स ऐसे हैं जिनका ना तो आप खेती कर सकते हैं, ना ही इसका संग्रहण कर सकते हैं, और ना ही इसको प्रोसेसिंग करके, ना ही इन तीनों का प्रोसेसिंग करके कुछ नए वस्तु बना सकते हैं आप। ये है। फिर इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, 2002 में हुए हैं, 13 में हुए हैं और 22 में हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2002 के संशोधन को समझते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित संशोधन को देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला संशोधन था 2002 में हुआ था, इस संशोधन के माध्यम से प्रावधान को और सख्त किया गया। अब व्यावसायिक स्तर पर संसाधनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया और मछलियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में। और फिर एक और संशोधन तो 2013 में जो हुआ था, इस तरह के संशोधन के अनुसार जो एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, CITES, साइट्स के आधार पर कानून को कठोर बनाया गया है। साइट्स के तर्ज पे इस कानून को, यानी भारतीय कानून को और कठोर बनाया गया। ये भारतीय कानून इससे संबंधित है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से। तो भारतीय कानून को क्या बनाया गया भाई, कठोर बनाया गया। ठीक, और संसाधनों के जो उपयोग है, संसाधनों के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया। सिर्फ कुछ सीमित संसाधनों के उपयोग का अधिकार कुछ ग्राम सभा को दिया गया, कुछ ग्राम पंचायत को दिया गया एवं अंडमान एंड निकोबार के क्षेत्र को दिया गया। अब हम लोग 2002 का संशोधन पढ़ लिए, 13 का पढ़ लिए, 22 का पढ़ते हैं, 2022 का। ठीक, अब 2022 में संशोधन हुआ है
इसके अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोली है कि राज्य अपना वार्डन नियुक्त करे। तो राज्य सरकार वार्डन नियुक्त करेगी और वार्डन की सहायता से जिस राज्य में नेशनल पार्क होगा, वन्य जीव अभयारण्य होंगे, ठीक, उनका क्रियान्वयन कौन करेगा भाई? तो वार्डन करेगा। एक तो ये कहा गया इस प्रावधान में। दूसरा बात ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रजाति अपने घर पे रखना है, उसका पालन पोषण करना है, तो संबंधित प्राधिकरण से उसको पंजीकृत प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। और जो प्राधिकरण होगा वो केंद्र सरकार का होगा और वह प्राधिकरण स्वतंत्र निर्णय कर सकेगा। तीसरा बात इसमें यह कहा गया है कि जो विदेशी आक्रामक प्रजाति आती है इंडिया में, उससे संबंधित सभी नियम का कार्यान्वयन केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगा भाई? केंद्र सरकार। अब इसका व्यापार करना है या नियंत्रण करना है इस पे या संरक्षण करना है, ये सब केंद्र सरकार देखेगी विदेशी आक्रमण से संबंधित प्रजाति के, ठीक। और इसी संशोधन में यह भी कहा गया है 22 वाले में कि केंद्र सरकार कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राधिकरण का गठन करेगा, ठीक, गठन करेगा, एक प्राधिकरण का गठन करेगा और ये प्राधिकरण प्रजातियों के व्यापार से संबंधित, व्यापार में दोनों निर्यात आयात से संबंधित अधिसूचना जारी करेगी कि किस प्रजाति का व्यापार करना है और किस प्रजाति का नहीं करना है, ठीक, किस प्रजाति का व्यापार करना है और किस व्यापार नहीं करना है। और इसी 22 के संशोधन में ये भी कहा गया है कि जो पहले 6 अनुसूची थी, उस अनुसूची को समायोजन किया गया है उस अनुसूचियों का, और 1 और 2 को मिला करके फर्स्ट अनुसूची का निर्धारण किया गया है, 3 और 4 को मिला के सेकेंड अनुसूची बना दिया गया है, और 4 में केवल साइट्स के कानून को से संबंधित भारतीय कानून को शामिल किया गया है, 5 में तो है ही वर्मिन स्पेसीज, और 6 को थर्ड कर दिया गया है, छठी अनुसूची का नाम बदल करके थर्ड कर दिया गया है, ये कहा गया है। और इसी 22 के जो संशोधन में एक और बात कही गई है कि किसी व्यक्ति विशेष को अगर कोई प्रजाति मिलता है जो इस अनुसूची से संबंधित है, उस प्रजाति को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वार्डन को सौंपना पड़ेगा, जो वार्डन था उसको सौंपना पड़ेगा, और ये वार्डन सरकार को अधिसूचित करेगी कि हाँ, इस व्यक्ति को कुछ प्रजाति मिला है और यहाँ नेशनल पार्क या वन्य जीव अभयारण्य में ला करके मेरे को सौंपा है, तो सरकार द्वारा इस व्यक्ति को निश्चित नहीं है कि कोई मुआवजा मिलेगा ही, कोई मुआवजा देने का इसमें प्रावधान नहीं है, ठीक। अब चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए कि इसका उद्देश्य क्या था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, और दूसरी बात यह कि इसका विस्तार कहाँ तक है, और तीसरी बात ये समझे हम लोग इसमें कितने अनुसूची है, और चौथी बात ये समझे हम लोग इसमें संशोधन 2002, 2013 और 2022 के संशोधन समझ लिए। अब मैं जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आप लोगों को जिम कॉर्बेट से संबंधित। तो देखिए, रामगंगा क्षेत्र में एक हैली नामक अंग्रेज ने अपने नाम पे राष्ट्रीय उद्यान रखा, ठीक। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बाद में चलकर जिम कॉर्बेट रखा गया। अब जिम कॉर्बेट कौन थे? तो जिम कॉर्बेट उसी क्षेत्र में रह रहे थे और जो आदमखोर बाघ थे या आदमखोर जानवर थे, उस जानवर को मार करके लोगों की सुरक्षा कर रहे थे, इसीलिए उनके नाम पे जिम कॉर्बेट नाम रखा गया। बाद में चल करके हाल फिलहाल में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा कर दिया गया है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है और आगे हम लोग और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे, जैसे जिनेवा प्रोटोकॉल क्या था,
IUCN के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, साइट्स के बारे में, WWF के बारे में, UNEP के बारे में, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और अपने एग्ज़ाम को आप और बेहतर ढंग से दे सके। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।